खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। कांग्रेस की एक रैली में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए काबिल एतराज नारों के मुसम्मत प्रियंका गांधी ने किया लाताल्लुकी का इजहार। मुस्लिम खातून डॉक्टर का हिजाब उतारने पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार पर शदीद तनकीद। अपोजिशन ने की नीतीश से माफी मांगने और इस्तीफे की मांग। एनआईए ने पहलगाम हमले में केस में जम्मू के एक खुसूसी अदालत में दाखिल किया चार्जशीट। लश्कर दहशतगर्द साजिद भट्ट को नामजद किया अहम साजिश। असद ओवैसी ने अक़लियती बजट में तखफीफ पर किया तशवीश का इजहार। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की रकम फौरी जारी करने का किया मुतालबा। सिडनी फायरिंग वाकये में मरने वालों की तादाद 16 हुई। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने कहा हमलावर किसी बड़े शिद्दत पसंद ग्रुप का हिस्सा नहीं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को पटना में एक सरकारी तकरीब के दौरान एक मुस्लिम खातून डॉक्टर का हिजाब उतारने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि ये बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार हैं, उनकी बेशर्मी देखिए। एक खातून डॉक्टर उनका अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई थी और नीतीश कुमार ने उस खातून का हिजाब उतार दिया। कांग्रेस ने कहा कि नीतीश कुमार को इस रवैये के लिए फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बदतमीजी नाकाबिले मुआफ़ी है। आरजेडी ने भी नीतीश कुमार से मुतालबा किया कि वो माफी मांगे। आज एक मुस्लिम महिला के हिजाब को चेहरे से हटा दिया जाना कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान है। महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार नीतीश कुमार जी करते रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से आज प्रमाणित हो गया। और वो भी मुस्लिम महिलाओं को जो पर्दे में रहती है, जो हिजाब में थी, उसके चेहरे को इन्होंने स्वयं अपने हाथों से हटा करके कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से महिलाओं को अपमानित करने का काम किए, जिस तरह से महिलाओं के प्रति उनका सोच रहा, वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। महिला का हिजाब हटाया जाना, महिला को पर्दे से बेपर्दा किया जाना, कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था में जो सभी को अपने संस्कृति, अपने धार्मिक आज़ादी के अनुसार जीने का अधिकार मिला हुआ है, उसको छीनने का कार्य किया। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस की एक रैली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए काबिल एतराज नारों की मजम्मत की और पार्टी क़यादत से पार्लियामेंट में अवामी तौर पर माफी मांगने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दुनिया और हमारे 1.4 बिलियन मुल्क के अवाम दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत के रहनुमा के तौर पर पहचानते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि अगर कुछ अपोजिशन अरकान उनके कत्ल का मुतालबा करते हैं। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। तो नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस की रैली के दौरान किसी ने यह नारा लगाया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इस नारे से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि हुक्मरान जमात किसी न किसी बहाने पार्लियामेंट में अपोजिशन के उठाए गए मसाइल पर बहस करने से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश में।
आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछते कि क्या हो रहा है संसद के अंदर। हम क्या कहेंगे जिस तरीके से हाउस को खुद डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, फिर पता चला। कांग्रेस की रैली के दौरान जिस खातून ने पीएम मोदी के खिलाफ काबिल एतराज नारा लगाया था, उसका नाम मंजू लता मीणा बताया गया है। मंजू का कहना है कि उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर उन्हें कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने इस नारे के जरिए अवाम के हकीकी एहसासात का इजहार किया है। देखो, वो तो आज आपने देखा ही होगा जनता में कितना आक्रोश है वोट चोरी को लेकर। और आज यहाँ जनता ने जो पूरे भारत के कोने से जनता आई है और इन्होंने साबित कर दिया है कि वोट चोरी के सब खिलाफ हैं। इन्होंने वोट चोरी करके जो ये सरकारें बनाई हैं, और निर्वाचन आयोग भी इनके कहने के अनुसार चल रहा है। नहीं, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, उसका खुद का डिसीजन लेने का पावर होता है, लेकिन वो सरकार के इशारों पे चल रहा है। वो न रोजगार पर बोलते हैं, न युवाओं पर बोलते हैं, न महिलाओं पर, न किसानों पर। वो मुद्दों से भटकाते हैं। तो वहीं बीजेपी एमपी कंगना रनौत ने कांग्रेस रैली के दौरान वजीर आजम मोदी के खिलाफ नारेबाजी के बारे में बात करते हुए कहा, सियासत में जिस तरह का माहौल पैदा हो रहा है उस पर तमाम मुल्क को तशवीश है। आप बताइए, ये कौन से जो है सभ्य देश में इस तरह से खुलेआम जो है एक पब्लिक रैली में आप किसी के मरने की दुहाइयां दे रहे हैं और किसी को बद्दुआएं दे रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम लोग की विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं। किसी के मरने की ये इस तरह की कामना करना या किसी तरह के उसके नारे लगाना, लोगों को उत्साहित करना, मतलब एग्रीवेट करना कि भाई आपको वो ये मरने चाहिए या मोदी तेरी कब्र को, इस तरह के गंदे अपशब्द बोलना, हम इस बात से बहुत हर्ट हैं। पूरा देश इस बात से पूरा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज नारे पर कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद दलवी ने अंदेशा जाहिर किया कि कांग्रेस की रैली को नाकाम बनाने या उसे बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जमहूरियत पर कभी भी यकीन नहीं रहा। सारी दुनिया में गांधी जी का एहतराम किया जाता है। मोदी हुकूमत ने अब मनरेगा का नाम तब्दील किया है, जो कि गांधी जी की बेहुरमती है। देखिए, ऐसे किसी भी नारे को अप्रूव नहीं किया जा सकता है। लड़ाई वैचारिक है, जाति लड़ाई नहीं है। जिन लोगों ने नारा लगाया वो उचित नहीं था, लेकिन जब बहुत बड़ी भीड़ होती है, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। मुझे ये भी डर है कि भारतीय जनता पार्टी ने रैली को फेल करने के लिए अपने लोगों को भीड़ के अंदर भेजकर इस तरीके के नारे लगवाए हूं। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि बीजेपी के नवमुंतखब कौमी कारगुजार सदर नितिन नबीन ने बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। बीजेपी के मौजूदा सदर जेपी नड्डा और अमित शाह ने नितिन नबीन को कुर्सी पर बिठाया और अमित शाह ने नितिन नबीन को इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। नितिन नबीन को बीजेपी के हेडक्वार्टर पर आने पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल उनका इस मौके पर किया गया। तो वहीं इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायदीन, वज़रा और तंजीमी ओहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर बीजेपी लीडरों ने कहा कि नितिन नबीन का मजबूती, तंजीम, तजुर्बा, मुतहरिक तर्जकार और कारकुनान से मुसलसल राब्ता बीजेपी को मजीद मुनज़्ज़म, मजबूत और बावकार सिमत में ले जाने का कलीदी किरदार अदा करेगा। लिहाजा उनकी क़यादत में पार्टी की तंजीमी साख और काम करने के तौर तरीकों को नई तवानाई और असर हासिल होगा। बीजेपी क़यादत ने इस अज़्म का इयादा किया कि पार्टी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क की तरक्की, अच्छी हुक्मरानी और अवामी फलाह के एजेंडों को आगे बढ़ाती रहेगी। कांग्रेस लीडर और राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह ने पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने लोकसभा में अमित शाह के बयान को भी झूठा करार दिया। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्टोरल रिफॉर्म पर माननीय अमित शाह जी ने जो लोकसभा में भाषण दिया,
मैं वहीं से शुरू करूंगा और अंत भी वहीं से करूंगा। राहुल जी के जितने भी सुझाव थे, जो उनके बिंदु थे, उसका एक भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया। डिजिटल You continue, please. डिजिटल मशीन रीडेबल पारदर्शी वोटर रोल होना चाहिए, इसमें क्या आपत्तिजनक थी? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईवीएम के आर्किटेक्चर की अब ट्रांसपेरेंट ऑडिट होना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है? हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असद ओवैसी ने आज लोकसभा में अक़लियती बजट का मौजू उठाया और उन्होंने अक़लियती बजट में तख़फ़ीफ़ पर तशवीश का इजहार किया। असद ओवैसी ने वजारती अक़लियती उमूर से प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप की रकम फौरी जारी करने का भी मुतालबा किया है। Lastly, sir, on minorities, sir. In 23-24, sir, 3,000 crore was the B. This government, sir, ministry surrendered 2,000 crore, barely utilizing the funds. The same playbook is followed in 24-25, where allocation was 3,183 crore. It has been slashed to 1,681 crore. In 25-26, sir, the budget for minority ministry was 3,350 crore, which is 166 crore more than 3,184 of last year. Again, what you have done is you have cut the budget. Pre-matric scholarship, sharp decline from 433 crore in 23-24 to 326.16 crore in 24-25. Now it is 195.70 crore. Pre-matric, the highest dropout rate in India are the Muslims. Please conclude. So I am concluding, sir. Actual spendings is even lower. In 23-24, only 95.83 crore utilized, 90 crore released in 24-25. Merit come means the same thing, sir. Sir, this PMJVK scheme, I'm concluding, sir. PMJVK scheme, it was specifically targeted for minorities. What this government has done, they have made a universal scheme. They have universalized it. Now this whole fund is being spent on areas where minorities are not there. And that too, sir, this money has been restricted. So I demand that the minority ministry funds for pre-matric, post-matric, merit cum means should be released immediately, and the unit cost has not. जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने जमीयत उलमा हिंद के सदर दफ्तर में तालीमी साल 2025-26 के लिए बाज़ाब्ता तौर पर तालीमी वज़ाइफ का ऐलान किया। वाज़ेह कि जमीयत उलमा हिंद और चैरिटेबल ट्रस्ट देवबंद 2012 से मैट्रिक की बुनियाद पर मुंतखब होने वाले गरीब तलबा को स्कॉलरशिप फराहम कर रही है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने नामवर इस्लामी स्कॉलर सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के मुमताज़ रूहानी पेशवा मौलाना पीर हाफिज जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। अपने ताज़ीबी पैगाम में मौलाना मदनी ने कहा कि पीर साहब का शुमार असर हाजिर के उन काबिल कदर रूहानी व इस्लाही शख्सियात में होता है जिन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में तज़किया नफ्स, इस्लाह अखलाक और इत्तबाए सुन्नत के पैगाम को आलमी सतह पर आम किया। महाराष्ट्र में बीएमसी के इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बीएमसी इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे, जबकि वोटों की गिनती 16 जनवरी को की जाएगी। बीएमसी इंतखाबात पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति मुंबई में इलेक्शन लड़ेगी और इस यकीन का इजहार किया कि हमारी हुकूमत के कामों को देखते हुए अवाम हमें एक बार फिर से मौका देगी। मुंबई में महागठबंधन नहीं, महायुति, महागठबंधन बिहार में चलता है, मुंबई में महायुति चलती है। तो महायुति मुंबई में चुनाव लड़ेगी और मुंबई की जनता मोदी जी ने किया हुआ काम, हमारी सरकार ने किया हुआ काम, इसको देखते हुए फिर एक बार मुंबई हमारे हाथ में महानगर पालिका के रूप में देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने रियासती हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर जयपुर में मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। भजनलाल शर्मा ने कहा कि रियासती हुकूमत की 2 साल मुद्दत खिदमत, गुड गवर्नेंस और अवामी बहबूद के लिए वक्फ है। छोटे से स्कूल से निकला हूं, मैंने लोगों के संकट और तकलीफों को नजदीक से देखा है।
लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, 2 वर्ष पूर्व जब आपके आशीर्वाद ने कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने पहलगाम हमले केस में जम्मू की एक खुसूसी अदालत में चार्जशीट दाखिल की। पाकिस्तान में मुकीम लश्कर तैयबा के दहशतगर्द साजिद जट को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के एक साजिशी के तौर पर नामजद किया गया है। साजिद के सर पर 10 लाख रुपए का इनाम है। चार्जशीट में 7 मुलजिमीन पर इल्जामात वाजे किए गए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने फरीदाबाद के रिहायशी सोयाब और बारामूला के डॉक्टर नसीर बिलाल की NIA हिरासत में मजीद 4 दिन के लिए तोसी कर दी है। मुलजिमीन को प्रिंसिपल एंड सेशन जज एजुकेशन सेशन जज इंजू बजाज के सामने पेश किया गया, जिन्होंने तहकीकाती एजेंसी को सोयाब और नसीर से मजीद 4 दिन के लिए अपनी तहवील में रखने की इजाजत दी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम बिन अल हुसैन की दावत पर वज़ीर आज़म मोदी ओमान पहुंच गए हैं, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म हिंदुस्तान और उर्दन के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेते हुए इलाकाई मसाइल पर नुक्ता नज़र का तबादला करने के लिए शाह अब्दुल्ला दोम बिन अल हुसैन के से मुलाकात भी करेंगे। पेश इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। हिंदुस्तान और उर्दन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी का ये उर्दन का दौरा हिंदुस्तान उर्दन दोतलफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने, बाहमी तरक्की और खुशहाली के लिए ताउन की नई राहें तलाश करने और इलाकाई अमन, खुशहाली, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए अपने अज़्म की तस्दीक करने का मौका फ़राहम करता है। दौरे के दूसरे मरहले में इथियोपिया के वज़ीर आज़म अबी अहमद अली की दावत पर वज़ीर आज़म मोदी 16 दिसंबर को इथियोपिया जाएंगे, जहां वो 2 दिन क़याम करेंगे। ये वज़ीर आज़म मोदी का इथियोपिया का पहला दौरा होगा। वो हिंदुस्तान इथियोपिया दोतरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर वज़ीर आज़म डॉक्टर अली के साथ वसी पैमाने पर बातचीत करेंगे। ग्लोबल साउथ में शराकतदारों के तौर पर यह दौरा दोस्ती और दोतरफ़ा ताउन के करीबी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म का इयादा करेगा। अपने दौरे के आखिरी मरहले में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की दावत पर PM मोदी 17 से 18 दिसंबर 2025 तक सल्तनत ओमान का दौरा करेंगे। ये वज़ीर आज़म मोदी का ओमान का दूसरा दौरा होगा। हिंदुस्तान और ओमान के दरमियान एक जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी है, जिसकी बुनियाद सदियों पुरानी दोस्ती, तिजारती रवाबित और अवाम के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 70 साल मुकम्मल करेगा और दिसंबर 2023 में ओमान के सुल्तान के हिंदुस्तान के सरकारी दौरे के बाद होगा। ये दौरा दोनों फ़रीक़ैन को दोतरफ़ा शराकतदारी का जामे जायज़ा लेने का मौका फ़राहम करेगा, जिसमें तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफ़ा, सलामती, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और सक़ाफ़त जैसे शोबों के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल किया जाएगा। हिंदुस्तान में ओमान के सफ़ीर शेख हमीद बिन अली बिन सुल्तान अल मनानी ने बताया कि PM मोदी का मस्कत का दौरा दोतरफ़ा ताल्लुकात में एक बहुत अहम सिंग मील साबित होगा, ख़ास तौर पर जब दोनों ममालिक इस साल सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ TV। सिडनी में गुज़श्ता रोज़ फायरिंग का एक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 16 हो गई। हमलावरों की शिनाख्त कर ली गई है। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने पीर को बताया कि पुलिस के साथ झड़प में हलाक होने वाले शख्स का नाम साजिद अकरम है, जबकि दूसरा हमलावर नावेद है, जो अब भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है और उसकी हालत नाजुक है, क्योंकि पुलिस के साथ झड़प के दौरान वो गोलियों से जख्मी हो गया। दुनिया भर के कायदीन ने इस वाक़े के सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। पेश तफसीली रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर पेश आए फायरिंग के वाक़े को पुलिस ने दहशतगर्दी करार दे दिया है। हमले में मुलव्विस अफराद बाप बेटा थे, जिनमें से एक हमलावर हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हालत में ज़ेरे इलाज है। ये फायरिंग यहूदी बिरादरी की एक तकरीब के दौरान की गई। हुक्काम का कहना है कि मजीद किसी हमलावर की तलाश ख़त्म कर दी गई है, ताहम वाक़े के मुहर्रिकात और पस मंज़र की तहक़ीक़ात जारी हैं। सिडनी के इलाके बॉन्डाई बीच पर होने वाले हलाकत खेज़ फायरिंग के वाक़े पर पाकिस्तान, अरब ममालिक समेत तुर्की, ईरान और अफ्रीकी यूनियन के अलावा अमरीकी
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर आलमी कायदीन ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत और ऑस्ट्रेलिया से यकजहती का इजहार किया है। कतर की वजारत खारिजा ने बयान जारी करते हुए इस हमले की भरपूर मजम्मत की और वाज़ेह किया कि कतर हर किस्म के तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों को उनके मुहर्रिकात या वजूहात से क़तई नज़र मुस्तरद करता है। सऊदी अरब की वजारत खारिजा ने भी सिडनी में होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि ममलिकत हर तरह के तशद्दुद, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत खारिजा ने कहा कि यूएई ऐसे तमाम मुजरिमाना इक़दामात की सख्ती से मुखालफत करता है जो अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने का सबब बने और मुल्क हर किस्म की दहशतगर्दी और तशद्दुद को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। तुर्की ने भी इतवार के रोज़ सिडनी के बॉन्डाई बीच पर होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। ईरान की वजारत खारिजा ने भी सिडनी में यहूदी तकरीब को निशाना बनाने वाले पुरतशद्दुद हमले की मजम्मत। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि इंसानों के कत्ल और दहशतगर्दी की हर शक्ल, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, नाकाबिले कबूल और काबिले मजम्मत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। गजा में इजरायली फौज की चकबंदी के खिलाफ वर्जियां मुसलसल जारी है। इजरायली फौज ने गजा सिटी में एक गाड़ी पर फिजाई हमला करते हुए हमास के एक अहम तरीन कमांडर राद साद को निशाना बनाया। हमास कायद राद साद हालिया महीनों में हमास के लिए असलहे की बहाली और तैयारियों की कोशिशों में सरगर्म थे। इजरायली फौज और हमास ने बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी कि शहीद होने वाले राद साद ही हैं। पेश तफसीली रिपोर्ट। इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता रोज़ गज़ा शहर में एक गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 5 अफराद शहीद और 25 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। इसराइल ने हमले के फ़ौरन बाद दावा किया था कि इस कार्रवाई में हमास के एक अहम कमांडर को कत्ल कर दिया गया है। हमास के सरबराह खलील अल-हैया ने आज जारी किए गए वीडियो बयान में तस्दीक की कि इसराइली हमले में तंजीम के सीनियर कमांडर राइद साद शहीद हो गए हैं। उन्होंने गज़ा पर जारी इसराइली हमलों को जंगबंदी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया और अमेरिका से मुतालबा किया कि वो इसराइल को मुआहिदे की पाबंदी पर मजबूर करे। राइद साद की शहादत को अक्टूबर में होने वाली जंगबंदी के बाद हमास की किसी आला तरीन क़यादत की सबसे नुमाया शहादत करार दिया जा रहा है। गज़ा के मकामी हुक्काम के मुताबिक 10 अक्टूबर से नाफिज जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज की जानिब से रोज़ाना हमले जारी हैं। हुक्काम का कहना है कि जंगबंदी के बाद से अब तक तकरीबन 800 हमले किए जा चुके हैं, जिनमें 386 अफराद शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल पर गज़ा में इंसानी इमदाद की तरसील में रुकावट डालने के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, जिसे जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने भारी अक्सरियत से एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें इसराइल से गज़ा में बिला रुकावट इंसानी इमदाद की इजाज़त देने, अक़वाम मुत्तहिदा की तनसीबात पर हमले रोकने और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी का मुतालिबा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमेरिका के 19 दीगर रियासतों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हुनरमंदी गैर मुल्की कारकुनान के लिए नई H-1B वीज़ा दरख्वास्तों पर आयद की गई $1 लाख फीस को रोकने के लिए अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान पर आयद 50% टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस में एक करारदाद पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया है कि मकसद ट्रंप को महसूलात को ख़त्म किया जाए। पेश इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। आप देखिए इस रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। हिंदुस्तान पर 50% महसूलात और ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से H-1B वीज़ों पर $1 लाख फीस नाफिज किए जाने से अमरीकी कारोबारों को ज़ख्म पहुंचाया और वाशिंगटन और दिल्ली के दरमियान अवाम के दरमियान ताल्लुकात को ख़तरा लाहक हो गया है। अमरीकी कानून साज अरकान अब ट्रंप के इन फैसलों के खिलाफ न सिर्फ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात भी दायर कर रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के 3 अरकान ने ऐवान में करारदाद भी पेश कर दी है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि हिंदुस्तान पर नाफिज की गई महसूलात ख़त्म की जाएं, क्योंकि इसके नतीजे में अमरीकी मईशत को भारी नुकसान हो रहा है। मुकदमा बोस्टन की वफाकी अदालत में दायर किया गया है और ये कम अज़ कम तीसरा कानूनी चैलेंज है जो सितंबर में ट्रंप के ऐलान करदा इस इक़दाम के खिलाफ सामने आया है। इस फैसले के तहत H-1B वीज़ा हासिल करने की लागत में गैर मामूली इजाफा हो गया है, जबकि इस वक्त आजिर आमतौर पर $2000 से $1000 तक फ़ीस अदा करते हैं।
कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर ट्रंप के पास इस किस्म की फीस आयद करने का इख्तियार नहीं और ये इक़दाम वफाकी कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इमिग्रेशन कवानीन के तहत सिर्फ इतनी ही फीस वसूल की जा सकती है जो वीज़ा प्रोग्राम के इंतज़ामी अखराजात को पूरा करे। कैलिफोर्निया के साथ इस मुकदमे में शामिल दीगर रियासतों में न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, इलिनॉय, न्यू जर्सी और वाशिंगटन शामिल हैं। H-1B और दीगर वर्क वीज़ों के नाक़िदीन का कहना है कि उन्हें अक्सर अमरीकी कारकुनों की जगह कम उजरत पर गैर मुल्की मुलाजिमीन लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताहम कारोबारी तंजीमों और बड़ी कंपनियों का कहना है कि H-1B वीज़े पर आने वाले कारकुन अहल अमरीकी अफरादी क़ुव्वत की कमी को पूरा करने के लिए नागुज़ीर हैं। सदर ट्रंप के हुक्मनामे के तहत नए H-1B वीज़ा हासिल करने वालों को इस वक्त तक अमरीका में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी जब तक उनके आजिर $1 लाख की फ़ीस अदा न करें। इंतज़ामिया के मुताबिक ये हुक्म मौजूदा H-1B वीज़ा होल्डर्स या 21 सितंबर से पहले दरख्वास्त देने वालों पर लागू नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।